एजुकेशन बैच स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया है इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है, इंडेमनीफायर कौन होता है और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है। गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, कौन सी गारंटी, गारंटर, श्योरिटी बोल सकते हो आप उसको, प्रिंसिपल डेटर जो पैसा देना है जिसको क्रेडिटर को। तो ये तीन पार्टीज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है, जो सेक्शन 148 में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। इसके बाद बेलमेंट को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने कवर करा। एंड उसके बाद हम लोगों ने बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने पॉनर और पॉनी के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि जब आप अपने गुड्स को किसी को डिलीवर कर रहे हो बट वो जो स्पेसिफिक पर्पस बेलमेंट में होता था वो स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी है, तो क्या होगा, उनके क्या रूल्स होंगे, क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा और इन्हीं के साथ हम लोगों ने ये सारे सेक्शंस को कवर करा। अब क्या होता है कि जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ए और बी जब इसकी पार्टीज होती हैं तो दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं एक दूसरे के प्रति। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, जिसको हम लोगों ने सेक्शन 37 में पढ़ा था जब हम लोगों ने इनिशियल 1 to 75 ऑफ सेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। तो इन ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज से ही बनती है हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वन पार्टी टुवर्ड्स द अदर पार्टी। इन सब को कवर करने के बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 180 और 181 को कवर करा। तो जहां तक मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, नॉर्मल कोर्स में बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 1 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बट ये जो पीछे के सेक्शंस है ना, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि 76 से 123 जो सेक्शंस है इनको रिपील करके सौगा एक्ट बन गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। इसके बाद जो 124 ऑनवर्ड्स वाले सेक्शन होते हैं बच्चे इनको निग्लेक्ट कर देते हैं और पेपर में छोड़ के चले जाते हैं। बट मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ और मेरा एम यही होता है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करते हैं, जिससे कि आपको उनको रटना ना पड़े। अगर एक बार आप उनको समझ लें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाए और आप ऐसे एग्जाम्पल्स खुद ब खुद अपने पेपर में बना सकते हैं। तो हम लोगों ने जब 124 ऑनवर्ड सेक्शंस करने शुरू करे, इंडेमनिटी और गारंटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये सब कुछ खत्म करके आज हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 पे, जहां पे हम एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मास्टर एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है, एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे आपके 182 से लेके आपके 238 तक के सेक्शंस आते हैं, इसीलिए इस पार्ट को भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी कि आपके लिए बाउंसर नहीं जाना चाहिए, ओवरबेयरिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि क्लास तो बहुत बोरिंग हो गई है। इसीलिए हम छोटे छोटे पोर्शंस में कवर करेंगे कि एजेंसी क्या होता है, एजेंट कौन होता है, किसको एजेंट रखा जा सकता है, कौन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट, क्या कंसिडरेशन जरूरी है या फिर नहीं है, डेफिनेशन क्या होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की, एक्सटेंट क्या होता है एजेंट की अथॉरिटी का, और एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी के केसेस में कैसी हो सकती है। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, सेक्शन 182 से लेके 189 तक ये सब कुछ कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि जब ये लॉ फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो अगर आप लोगों को याद हो हमारी ओरिएंटेशन की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने आपको यही बताया था कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जब हम लॉ के बच्चे होते हैं, लॉ एस्पिरेंट्स होते हैं, तो जरूरी होता है कि हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो बिल्डिंग की जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमारे आने वाले करियर में भी। तो इसीलिए ये लॉ फाउंडेशन बैच को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। तो अगर अब आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आप अपना पीटी और मेंस का पेपर लिखने वाले हो, तो आप देखो कि बहुत बार एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली आपके पीटी में तो बहुत बार पूछा गया है, कई बार डायरेक्ट सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप आईलेट स्लैट कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, लीगल एप्टीट्यूड का पेपर लिखने वाले हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड के पेपर में होता क्या है, बड़े बड़े पैसेजेस पूछे जाते हैं। अब उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं जो एक लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए।
आपको पता ही नहीं है कि एजेंसी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे वो पेपर? कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है टाइम ही तो सब कुछ है, अगर टाइम निकल गया हाथ से तो दोबारा नहीं आएगा लौट के। और वो पेपर का जो टाइम होता है वो तो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर वो हाथ से निकल गया, अगर फोन पे बैठे रह गए और सिर्फ स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट करते रह गए तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्या समझना जरूरी है कि टाइम इज द एसेंस, और टाइम का जो बंदा इंपॉर्टेंस नहीं समझता वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अभी क्यों ना पढ़ लें, अभी ही पढ़ लेते हैं ना, हमारे एंट्रेंस में भी काम आएगा और लीगल जर्नी में भी काम आएगा, तो हमारे तो डबल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो तो क्या समझना जरूरी है कि आपका अगर सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है तो एजेंसी के ऊपर कई बार आपका 10 मार्कर या 20 मार्कर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ लें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 182 से 189 कवर करने वाले हैं, और कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी क्या होता है, एक एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इस एजेंसी के, और कौन से टाइप के एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, किस किस टाइप के एजेंट्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है और क्या एजेंसी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इन 6 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और हम लोग सेक्शन नंबर 182 से लेके 189 को भी आज कवर करने वाले हैं। डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, काफी सारे इलस्ट्रेशंस के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़े से अलर्ट रहें और थोड़े से ध्यान रखें कि आप लोगों को ये सेक्शंस को घर जाके दोबारा नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए यहीं पे इस क्लास में ही आप अच्छे से समझ लें। अब इससे पहले कि हम लोग इन सेक्शंस को पढ़ें, हम हमेशा क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं और रिवाइज करते हैं, हम रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या करा था। तो आपको पता है पिछले सेशंस में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डील कर रहे थे, जो बेलमेंट की बात करता है, जिसको हम लोगों ने बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है और बेली क्या होता है, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 148 के अंदर पढ़ा था। ओके, 148 के अंदर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एक बार इनके एसेंशियल फीचर्स को दोबारा से देख लेते हैं आपके लिए, सो दैट आप लोगों का रिविजन हो जाए और आपको घर जाके ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट का होना है कि आप डिलीवरी करोगे ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप पोजेशन ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करोगे। जो भी करोगे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करोगे, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस आपका कंप्लीट हो जाता है गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना जरूरी है कि ये टेम्पररी नेचर की ट्रांजैक्शन है, परमानेंट नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स को याद रखना जरूरी है जो हमने डिस्कस करे थे। एक टेलर वाला एग्जाम्पल जहां पे आप बेलमेंट करते हो और टेलर को अपने सूट का कपड़ा देके आते हो और बोलते हो भैया इसका मेरा कुर्ता सिल दो। ठीक है, दूसरा, अगर आप अपनी कार को सर्विस के लिए देके आते हो तो क्या कर रहे हो, तो भी वो एक बेलमेंट है। तीसरा, जब आप गोल्डस्मिथ को आप अपना सोने का एक बिस्किट देके आते हो और बोलते हो भैया मेरा 9 लखा हार बना दो। All these are what? All these are fine examples of bailment. और अगर आप इन examples के साथ इसको याद रखोगे तो आप अपनी डे टू डे जिंदगी के साथ इसको रिलेट कर पाओगे और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके साथ इसको याद रखो। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप हायर करते हो, जैसे गोवा जाके आप एक मोटरसाइकिल को हायर करते हो, एक गाड़ी को हायर करते हो, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हो, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो जाता है आप वापस दे देते हो उन भैया को जाके उनकी बाइक या फिर गाड़ी, तो दिस इज ऑल्सो फाइन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। अगर आप कोई चीज को डिपॉजिट करते हो वो भी बेलमेंट है, अगर आप किसी को प्लेज करते हो तो वो भी बेलमेंट है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटिट्यूज बेलमेंट क्या होती है, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन आप कर रहे हो, और नॉन ग्रेटिट्यूज क्या होती है, जहां पे आप कंसिडरेशन के साथ कर रहे हो। ये कवर करने के बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर और बेली पढ़े। ये पढ़ा कि नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है, बट इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक एक्सेप्शन क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स।
फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन होता है? जिसको कोई चीज मिल गई है जिसका ओनर उसको नहीं पता है कौन है। ठीक है, कोई चीज लावारिस पड़ी हुई थी, मेट्रो के अंदर किसी का फोन पड़ा हुआ था, अब वो मिल गया तो आप बन गए फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। और आपकी वही ड्यूटीज होंगी जो एक बेली की होती हैं, वो सारी ड्यूटीज का पालन आपको करना पड़ेगा। आपको ओनर को ढूंढना पड़ेगा, रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी, मिक्स नहीं करना होगा उस सामान को अपने सामान के साथ, उसका अनऑथराइज यूज नहीं करना पड़ेगा। और जो भी खर्चा आप ओनर को ढूंढने के लिए लगाते हो वो सारा खर्चा आपको ओनर कॉम्पनसेट करेगा। तो हमने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के भी राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने प्लेज पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि प्लेज क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट होता है। अब प्लेज में क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं? हमने पढ़ा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप डिलीवरी करोगे किसी चीज की, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो आप कर रहे हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो जो स्पेसिफिक पर्पस था वो अब सिक्योरिटी है, तो बेसिकली आप सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो, या तो किसी आउटस्टैंडिंग डेट के लिए, या फिर किस चीज के लिए, या फिर परफॉर्मेंस के लिए, किसी चीज की परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही वो सिक्योरिटी को आउटस्टैंडिंग डेट पूरा हो जाता है या परफॉर्मेंस हो जाती है, आपको वो सिक्योरिटी को वापस करना है, तो रिटर्न करना है। यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शन है वो टेम्पररी नेचर की है, और आप पोजेशन दे रहे हो और ओनरशिप नहीं दे रहे। ओके, नॉट ओनरशिप। अब हमने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सेक्शन 172 के अंदर पढ़ा कि प्लेज के अंदर, सेक्शन 172 के अंदर पढ़ा कि प्लेज क्या होता है, और क्या पढ़ा? पॉनर कौन होता है और पॉनी कौन होता है, ये भी हमने सेक्शन 172 के अंदर पढ़ा। उसके बाद हमने इनके राइट्स और ड्यूटीज पढ़े। राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत जरूरी हैं पढ़ने, क्योंकि इन राइट्स एंड ड्यूटीज के साथ ही तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है कि पॉनर क्या होता है, पॉनी क्या होता है। ठीक है, इन सेक्शंस को हमने कवर करा। और उसके बाद हमने क्या किया? हम लोगों ने डिफरेंस किया कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपका स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम वालों आपके पेपर में कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमने क्या करा? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 180 और सेक्शन 181 को। 180 के अंदर क्या होता है? जब बेलर अपने गुड्स को डिलीवर करता है बेली को, और इन गुड्स को, जैसे कि इस गाड़ी को डिलीवर करा, अब इस गाड़ी को कोई थर्ड पार्टी क्या करती है? इंजर कर देती है, डैमेज करती है, डैमेज प्रोवाइड करती है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन करती है कि जो बेली है इसका इस्तेमाल ना कर सके, तो क्या होगा कि जो आपका बेली है वो स्टेप करेगा इनटू द शूज ऑफ द बेलर। ओनर की तरह उसके पास राइट होगा कि वो इसको थर्ड पार्टी को वो सू कर सकता है और इससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस कॉम्पनसेशन ले सकता है। अब इस डैमेजेस का बंटवारा कैसे होगा? वो सेक्शन 181 कहता है कि बेलर और बेली के बीच में इन डैमेजेस का बंटवारा होगा, और किस प्रकार से होगा? वो जो कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, जो इनके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट थे, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से उनका बंटवारा होगा। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या था? हमने पढ़ा था कि लियन क्या होता है। तो जहां पे आपका राइट है कि आप रिटेन कर सको प्रॉपर्टी को जब तक उसका पैसा ना दिया जाए, वो कहलाता है लियन। लियन में हमने दो टाइप का लियन पढ़ा। एक होता है स्पेसिफिक लियन, जहां पे हमने क्या पढ़ा? एक होता है जनरल लियन। तो स्पेसिफिक लियन में हमने क्या पढ़ा? जहां पे लेबर और स्किल एम्प्लॉयड है और वो स्पेसिफिक चीज को लेके है, तो आप उस स्पेसिफिक चीज को क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। उस स्पेसिफिक चीज को आप रिटेन कर सकते हो। जनरल लियन हो गया जैसे कि आपका बैंकर या फिर वॉर फिंगर या फिर फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स कर सकते हैं, जहाँ पे कोई जनरल अकाउंट की बात हो रही है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होनी है। जब तक पूरा का पूरा अकाउंट सेटल नहीं होता, वो अमाउंट को या किसी भी एक कमोडिटी को विदहोल्ड कर सकता है। तो हम लोगों ने ये चीज कवर करी। ठीक है, तो हम लोगों ने जब ये चीज सारी कवर कर ली, तो हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसको बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे, बहुत सारे केस लॉस करे, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप लोग PW की ऐप पे जाएं,
वहां पे जाके लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें और फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करने के बाद आप ICA सिलेक्ट करें। वहां जाके जो भी हम ये क्लास में डिस्कस करते हैं ये क्लास नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और ये PDF के फॉर्म में होती है। तो इन PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास हैंडी रख सकते हैं, जिससे कि जो सारे नोट्स हैं, सारे केस लॉज हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने रहें और जब आप अपनी तैयारी करें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 एजेंसी, वो क्या कहता है। तो चैप्टर नंबर 10 बताता है कि एजेंसी क्या होता है। जब एक पार्टी डेलीगेट करती है अपनी अथॉरिटी दूसरी पार्टी को, कि जो दूसरी पार्टी है लैटर जो है परफॉर्म कर सके उसके कोई एक्शंस इंडिपेंडेंट फैशन में फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे, तो ये जो टर्म है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम एजेंसी कहते हैं। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल लेके चलो, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जब होता है, मास्टर क्या कहता है कि तुम मेरे बिहाफ पे, सर्वेंट को बोलता है तुम मेरे बिहाफ पे कोई काम करोगे और ये तुम मेरे बिहाफ पे ऐसे करोगे एज इफ आई एम डूइंग इट, एज इफ आई एम डूइंग इट। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप है ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब एजेंसी या तो एक्सप्रेस हो सकती है, जहां पे आप वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेसली बोल रहे हो कि तुम्हें ये काम करना होगा मेरे बिहाफ पे, ठीक है, अथॉरिटी दे रहे हो कि तुम मेरे बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन करोगे, या फिर वो इम्प्लाइड हो सकती है जो कि कंडक्ट के द्वारा आप असर्टन कर सकते हो। तो चैप्टर 10 हमारा बात करता है एजेंसीज के बारे में और एजेंसी के बहुत सारे डिफरेंट लॉज जो होते हैं उसके बारे में चैप्टर 10 बात करता है। तो सारे कॉर्पोरेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे के सारा अपना जो काम करते हैं, कोई भी कंपनी की बात करें, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, बिजनेस की बात करते हैं, वो सब एजेंसी के थ्रू ही अपना काम करती हैं। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं। अगर आप लोग CA का करिकुलम भी उठा के देखो, तो CA का सिलेबस भी उठा के देखो, बीकॉम ऑनर्स का उठा के देखो, तो वहां पे भी जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं वहां पे भी हम एजेंसी पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल और एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग पढ़ें और अच्छे से इसकी नॉलेज ग्रास्प करें, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेट करता है। तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे और इनका रिलेशनशिप जो होता है वो एजेंसी के द्वारा असर्टन किया जाता है। तो क्या समझने की बात है कि जो ये इस एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है, इसके इसेंशियल्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सबसे पहले ये जो पार्टीज के बीच में लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, मतलब इनकी लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, इनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि ये एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं और इसी के लिए इसका जो भी रिलेशनशिप है वो लीगली बाइंडिंग है। कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता एक एजेंसी के बीच में, इसको भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। और हम क्या देखेंगे कि सेक्शन 185 हमारा ये कहता है कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल एक एजेंट को एम्प्लॉय कर रहा है, अपनी अथॉरिटी दे रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था क्या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए और उसकी डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ। तो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ये चीज जरूरी है कि प्रिंसिपल को हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ एजेंट भी ऐसा होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट इज इमटेरियल। तो कैपेसिटी एजेंट की कैसी है, वो इमटेरियल है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एजेंट कौन हो सकता है, तो सेक्शन 188(2) बताता है कि पर्सन जिसको आप एम्प्लॉय करते हो, कि वो कोई भी एक्ट करे आपके बिहाफ में, रिप्रेजेंट करे आपको किसी भी डीलिंग में थर्ड पर्सन के साथ, वो आपका एजेंट बन जाता है। जैसे कि ये आकृति है, ठीक है, अब आकृति ने अपना एक एजेंट रख लिया और वो एजेंट थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहा है एज इफ उसके पास सेम अथॉरिटी है जो आकृति के पास थी। तो वो क्या हो गया, ये हो गई आपकी एजेंसी, जो कि सेक्शन 182 के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली आकृति ने एम्प्लॉय किया एक ऐसे बंदे को जो कि क्या कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसको डीलिंग विद थर्ड पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल कौन होता है। तो हमारा सेक्शन 182 क्या कहता है, जिस पर्सन को
जिस पर्सन के बिहाफ पे आप एक्ट कर रहे हो, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो हो गया आपका प्रिंसिपल। देयरफॉर जिसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, तो जो प्रिंसिपल है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा, किसको करेगा, एजेंट को करेगा कि भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग कर लेना। ठीक है, तो जो बंदा अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा, अथॉरिटी बीइंग डेलीगेटेड, वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। सेक्शन 182 यही बात आपको बताता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिलेशन हो गया, प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, किसको, एजेंट को, कि वो उसके बिहाफ पे थर्ड पर्सन के साथ काम कर सके, थर्ड पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर सके। और अगर एजेंट क्या करता है, अपने अंदर एक और सब एजेंट रख लेता है, तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा और उसका जो सब एजेंट है उसका एजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनका रिलेशनशिप होता है। अब क्या समझने की बात है कि ये जो भाई साहब हैं ये हैं हमारे प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंसी का। ठीक है, और ये है इनके एजेंट। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंसी का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किया, जहां पे क्या डिस्कस हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये एजेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा थर्ड पार्टी के साथ, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, वो करेंगे। और बेसिकली क्या होगा, जो प्रिंसिपल की ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन करेगा, एजेंट करेगा। तो ये इनका एक रिलेशनशिप होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे टाइप का डायग्राम अपने पेपर में भी बना के आएंगे, अगर हम एलएलबी की बात करें, तो जो एग्जामिनर होता है उसको समझ आती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हुआ है। तो जरूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि जो प्रिंसिपल है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एजेंट के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है कि जो एजेंट है वो उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा, कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए एक बिजनेसमैन है, उसने डेलीगेट किया बी को कि वो उसके बिहाफ पे कुछ गुड्स को खरीदे। यहाँ पे ए कौन बन गया, प्रिंसिपल बन गया, और बी बन गया एजेंट। और बी थर्ड पर्सन के साथ इंटरैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और गुड्स को खरीदेगा। अब एग्जांपल एक और लेते हैं कि जो ने अपॉइंट किया मेरी को कि वो डील करे विद हिज बैंक ट्रांजैक्शन। तो जो बन गया आपका प्रिंसिपल, इसने मेरी को अपॉइंट किया, जो बन गया इसका एजेंट, और ये मेरी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करेगा, जो के बिहाफ पे जो है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, इस केस में जो है आपका प्रिंसिपल, मेरी हो गया एजेंट, और बैंक हो गया आपकी थर्ड पार्टी जिसके साथ मेरी जो है इंटरैक्ट करेगी एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ जो। अब एक और देखते हैं, लावण्या जो है वो मुंबई में रहती हैं, बट उनकी एक शॉप है दिल्ली के अंदर। तो लावण्या की एक शॉप है दिल्ली के अंदर। उन्होंने एक सुजैन को अपॉइंट किया कि तुम मेरी इस शॉप का ध्यान रखोगी, यू विल टेक केयर ऑफ दिस शॉप ऑन माय बिहाफ। अब इस केस में लावण्या कौन हो गई, प्रिंसिपल हो गई। ठीक है, सुजैन कौन हो गई, सुजैन हो गई एजेंट। और यहाँ पे लावण्या ने अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी है सुजैन को कि वो जब चाहे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ इंटरैक्ट कर सकती है और ट्रांजैक्शन कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ लावण्या, जो कि मुंबई में रहती है, बट उनकी एक शॉप है दिल्ली के अंदर। और सुजैन कौन हो गई, एजेंट बन गई। यहाँ पे सुजैन इज द एजेंट। ठीक है, तो अब क्या समझने की बात है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्चुअल या फिर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी देता है हमारे एजेंट को कि वो थर्ड पार्टी के साथ इंटरैक्ट कर सके। अथॉरिटी दे रहा है जिससे कि वो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर सके उसके बिहाफ पे। ओके, तो अब आप बात करोगे कि कौन अपॉइंट कर सकता है एक एजेंट को। तो जब हमने पढ़ा कि एजेंसी क्या होती है, एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, सेक्शन 182 के अंदर। अब सेक्शन 183 के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन अपॉइंट कर सकता है एक एजेंट को। तो जो बंदा जिसकी एज है मेजॉरिटी की, जो साउंड माइंड का है, वो अपॉइंट कर सकता है एक एजेंट को। बेसिकली जो बंदा केपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैन लीगली अपॉइंट एन एजेंट। तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, जो हम लोगों ने कहा पढ़ा था, हमारे इनिशियल सेक्शंस में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 11 में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि कौन बंदा होता है जो कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जो बंदा कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वही बंदा
कॉम्पिटेंट है कि वो एक एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। बेसिकली वो मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो माइनर या फिर कोई बंदा जो अनसाउंड है वो एक एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। यही बात बोलता है आपका सेक्शन 183। तो 182 के अंदर हमने एजेंसी पढ़ा, हमने पढ़ा प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है, 182 में पढ़ा। 183 में हमने क्या पढ़ा कि एजेंट हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। अब एजेंट कौन बन सकता है, तो सेक्शन 184 क्या कहता है, जो बंदा द पर्सन जिसने मेजॉरिटी ले ली है एज की और वो साउंड माइंड का है, वो एक एजेंट हो सकता है। तो एक साउंड माइंड का बंदा, मेच्योर एज का बंदा, एक नेसेसिटी है कि वो एजेंट हो, क्योंकि वही बंदा जो होगा जो थर्ड पर्सन के साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो 184 क्या कहता है, हु कैन बी एन एजेंट, हु कैन बी एन एजेंट। ठीक है, 182, 183 और 184 हमने कवर कर लिया। अब क्या समझना है कि आपको एजेंसी जब क्रिएट करनी है, प्रिंसिपल और एजेंट का जब रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना है, तो वो किन तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या क्या हो सकते हैं, वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी सबसे पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी से कर सकते हो, बेसिकली बाय वर्ड्स या रिटन या फिर ओरल। एक्सप्रेसली बोल रहे हो, वर्ड्स, ओरल या फिर रिटन। बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कि कंडक्ट के द्वारा हो सकता है, बाय रैटिफिकेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय स्टॉपल, बाय होल्डिंग आउट, बाय नेसेसिटी। तो बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट और नेसेसिटी ये सब कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है, जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बट क्या ध्यान रखना है, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी किन किन द्वारा हो सकता है, 1 बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, 2 इम्प्लाइड अथॉरिटी से, 3 बाय रैटिफिकेशन, 4 बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन 4 तरीके से हो सकता है। और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर सब डिविजन्स करे हुए हैं, क्या क्या, ए स्टॉपल, बी होल्डिंग आउट और सी नेसेसिटी। ठीक है, इन तरीके से आपकी क्रिएशन ऑफ एजेंसी हो सकती है। तो आप डिटेल में इनको पढ़ते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी या फिर डायरेक्ट एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, तो क्या हो रहा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे आप एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हो, किसकी, हमारे एजेंट की। तो जब बंदा एक राइटिंग में या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंट करता है दूसरे बंदे को एज इज एजेंट, तो यहाँ आप बोलोगे एक एजेंसी क्रिएट हो रही है इन दोनों के बीच में, और ये जो एजेंसी है ये डायरेक्ट एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इम्प्लीकेशन के द्वारा। इम्प्लीकेशन के द्वारा जब एजेंसी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर रहे, मतलब वर्ड्स के द्वारा अपॉइंट नहीं कर रहे, एक्सप्रेस तरीके से नहीं कर रहे, बट एजेंसी को आप इन्फर कर सकते हो सर्कमस्टेंसेस से, कंडक्ट से, जो हालात हैं उनसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एजेंसी बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, बाय इम्प्लीकेशन हो रहा है, बाय इम्प्लीकेशन आपकी एजेंसी क्रिएट हो रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी नेसेसिटी है। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है जिससे कि वो सेव कर सके दूसरे को किसी लॉस या डैमेज से, जहां पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो ये जो एजेंसी बन गई है ये आउट ऑफ नेसेसिटी है। दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशंस के ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब कोई मजबूरी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप देख रहे हो कि सामने वाले का नुकसान हो जाएगा और आप उसके बिहाफ पे एक्ट करते हो, उसके एजेंट की तरह एक्ट करते हो, उसको नुकसान से बचाने के लिए एक्ट करते हो, बट यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये आ जाएगी एक फॉर्म ऑफ एजेंसी जो नेसेसिटी से बनी है। या फिर स्टॉपल, ये एक सेकंड फॉर्म ऑफ नेसेसिटी है जहां पे एक स्टॉपल के द्वारा भी एजेंसी को क्रिएट किया जा सकता है। तो जहां पे एक पर्सन बिहेव करता है इस मैनर में थर्ड पर्सन के सामने कि वो बिलीव करे कि वो उसका ऑथराइज्ड एजेंट है, तो यहाँ पे स्टॉपल के हिसाब से एजेंसी क्रिएट कर ली जाती है। जैसे कि ए एक्ट करता है बी के सामने कि वो सी का एजेंट है, सी मेरा प्रिंसिपल है और मैं उसका एजेंट हूँ, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जबकि एक्चुअली में कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के सामने, तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्टॉपल एक्ट हो जाता है, लॉ ऑफ स्टॉपल कम्स इनटू द पिक्चर। और यहाँ पे आपको अगर जो थर्ड पार्टी है वो अपनी पोजीशन को ऑल्टर करती है आपके इस बिहेवियर के कारण, आपके इस कंडक्ट के कारण, तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्टॉपल के कारण ये एजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एजेंसी है जो इम्प्लीकेशन के द्वारा या फिर कंडक्ट के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा क्रिएट करी जाती है।
या फिर रैटिफिकेशन के द्वारा, जहां पे एक बंदा एक्ट करता है दूसरे के एजेंट की तरह, उसकी अथॉरिटी के बिना, नॉलेज के बिना, बट जो लैटर जो दूसरा बंदा है, जो प्रिंसिपल है, वो उसको रैटिफाई कर देता है, तो यहाँ पे भी एजेंसी क्रिएट कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये बंदा थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो अब जो बी है वो सी से इंटरैक्ट करता है, ट्रांजैक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ ए, बट एक्चुअली में ए को नॉलेज नहीं है, बाद में जाके ए को पता चलता है और बाद में जाके ए इस एक्ट को रैटिफाई कर देता है, तो ये भी एजेंसी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन। तो बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन तीन तरीके से एजेंसी क्रिएट हो रही है, नेसेसिटी के द्वारा, एस्टॉपल के द्वारा या फिर रैटिफिकेशन के द्वारा। तो इम्प्लीकेशन से कौन सी एजेंसी क्रिएट हो रही है? 1 नेसेसिटी, 2 एस्टॉपल और 3 रैटिफिकेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जहां पे एक्सप्रेस आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो एक एजेंट का, तो 2 फॉर्म्स ऑफ एजेंसीज पढ़ ली। अब आपको क्या पढ़ना है कि कुछ फीचर्स होते हैं एक एजेंसीज के, तो कुछ फीचर्स एजेंसी के क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो जहां हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने रेड विद, आप कर लो सेक्शन 11 जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। तो सेक्शन 183 क्या कहता है कि जो भी पर्सन एज का है कि मेजर है और वो साउंड माइंड का है, वो एम्प्लॉय कर सकता है एक एजेंट को, तो वो एम्प्लॉय कर सकता है एक एजेंट को। तो बेसिकली जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन रहा है प्रिंसिपल और एजेंट के द्वारा, और वहां पे प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी देता है एजेंट को कि तुम मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करियो, तो ये जो भी है, ये जो पार्टी है, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी जरूरी है। बेसिकली रेड विद सेक्शन 11 होना जरूरी है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ये माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो अगर पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इनकेपेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है अपने एजेंट के द्वारा, बट वो पर्सनली केपेबल नहीं है करने का, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देयरफॉर क्या जरूरी है कि जो हमारा प्रिंसिपल है, अगर वो एक माइनर है या अनसाउंड पर्सन है, वो इनकेपेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर सके, तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। Although a minor himself can appoint and cannot appoint an agent, there is nothing in section 183 जो prohibit करता है एक guardian of a minor from appointing an agent for him। तो माइनर खुद से क्या है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एक एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, बट माइनर का जो गार्डियन है उसके बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब एक क्लाइंट अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देता है अपने काउंसिल को गुड स्टेट ऑफ हेल्थ और मेंटल अंडरस्टैंडिंग में, बट सब्सिक्वेंटली जो क्लाइंट है वो बुढ़ा हो जाता है, फीबल हो जाता है, वीक हो जाता है और उसकी मेंटल कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो वर्थलेस हो जाएगी आफ्टर द चेंज इन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल इन्फर्मिटी ऑफ द क्लाइंट। तो क्या समझने की बात है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जहां पे आप बोलते हो कि I so and so give my authority to my attorney to act on my behalf। बेसिकली यहाँ पे भी पावर ऑफ अटॉर्नी में भी आप प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, बट अगर एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था एक पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, जहां पे जो क्लाइंट ने जब पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करी थी तब तो वो साउंड माइंड का था, भला चंगा था, बट बाद में जाके उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बुढ़ा हो जाता है, फीबल हो जाता है, वीक हो जाता है, उसकी अब मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो भला बुरा समझ सके, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है बिकॉज ऑफ द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी वर्थलेस हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 184 की कि कौन एजेंट हो सकता है। तो क्या बोलते हैं सेक्शन 184 क्या कहता है, जैसे प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन की बात करते हैं, कोई भी बंदा एजेंट बन सकता है, बट उसको नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी या फिर जो साउंड माइंड का नहीं है वो एजेंट नहीं बन सकता। तो बेसिकली क्या जरूरी है कि जो हमारा एजेंट बन रहा है वो बंदा भी साउंड माइंड का होना चाहिए और वो बंदा भी
मेजर होना चाहिए, तब तभी वो कॉम्पिटेंट है कि वो एक एजेंट बन सकता है और थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट कुड बी लुक्ड ऑन फ्रॉम टू एंगल्स। पहली बात, कैपेसिटी ऑफ द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जिससे कि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन को आप बाइंड करो एक कॉन्ट्रैक्ट में। सेकेंडली, उसकी खुद की कैपेसिटी टू बाइंड हिमसेल्फ इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्रिंसिपल। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। क्या समझने की बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके दो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। कौन से दो कॉन्ट्रैक्ट्स है? पहला कॉन्ट्रैक्ट तो वो है जहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है और जो हमारा एजेंट है वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है? जो हमारा एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ करता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल और एजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 1 हो गया। अब एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया। दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और ये कोई और कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सेकेंडली, उसकी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए कि वो खुद को बाइंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्रिंसिपल। तो जब हम एजेंट की कैपेसिटी की बात करते हैं कि वो अपने आप को बाइंड करे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या जरूरी है कि एजेंट को भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो हमारा प्रिंसिपल को भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल को भी सेक्शन 11 की कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, और एजेंट को भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए और सेक्शन 11 की कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। तो सेक्शन 184 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजॉरिटी, बेसिकली कोई माइनर या फिर कोई बंदा जो कि अनसाउंड माइंड का है, वो एजेंट नहीं बन सकता, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि वो एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करे और थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। ठीक है, तो अगर एक एजेंट माइनर है, through him a valid contractual relationship will be created between the principal and third party. Through such an agent will not be bind himself for acts of his principal. तो बेसिकली अगर एक एजेंट माइनर है तो उसके थ्रू एक वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप तो हो सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। Through such an agent will not himself be responsible for the acts of his principal. But वो एजेंट जो है खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी एक्ट के लिए, क्योंकि माइनर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 185 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है? सबसे पहला आंसर है आपका एजेंसी, और ये आपके पीटी में पूछा जाता है कि सेक्शन 185 क्या कहता है कि कोई कंसिडरेशन नहीं जरूरी जब आप क्रिएट कर रहे हो एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात समझने की क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है, जहां पे प्रिंसिपल अग्री करता है कि वो बाउंड होगा एक्ट से जो भी एजेंट करता है उसके बिहाफ पे, और वो सर्व करेगा एज अ सच सफिशिएंट डेट्रीमेंट टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन का जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल की ड्यूटी हो जाएगी कि वो इंडेमनीफाई करे अपने एजेंट को अगर कोई भी नुकसान होता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, दिस लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन एज सच। और यही क्वेश्चन बनता है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट नीड कंसिडरेशन? A, pledge, B, bailment, C, indemnity और D, एजेंसी। क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स? डी, एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आपको कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 185 के अंदर लिखा है कि कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एंटर करते हैं। अब पढ़ते हैं एडमसन वर्सेस जार्विस का केस। प्लेंटिफ जो एक ऑक्शनर थे, उन्होंने कुछ कैटल्स को सेल किया ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंडेंट। सब्सिक्वेंटली क्या समझ आया, turned out that the livestock did not belong to defendant. तो जो ऑक्शनर थे उन्होंने एक्ट किया एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंडेंट, बट बाद में पता चला कि वो जो कैटल थी उसका ओनर डिफेंडेंट नहीं था, बट वो किसी और बंदे की थी, और उन्होंने ऑक्शनर को लायबल ठहराया, एंड ऑक्शनर ने इन टर्न डिफेंडेंट को सू किया कि मुझे इंडेमनीफाई करो फॉर द लॉस
that I have suffered acting on your directions. तो जब मैंने आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बताया तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करेगा एजेंट को अगर कोई भी नुकसान होता है जब वो उसके एक्ट पे, उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब उस ऑक्शनर ने डिफेंडेंट की इंस्ट्रक्शंस पे काम किया बट बाद में जाके उसको ओनर ने सू कर दिया, तो ऑक्शनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास भी ड्यूटी है, राइट है कि वो प्रिंसिपल को सू कर सकता है और उससे जो भी लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन 186। सेक्शन 186 क्या कहता है, एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कैन बी एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। एक्सप्रेस हो गई बाय वर्ड्स जो कि बोले हुए हैं, ओरल या फिर रिटन, और इम्प्लाइड हो गई कौन सी, जो कि कंडक्ट के द्वारा समझ जा सकती है। ठीक है, अब चेयरमैन LIC ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस राजीव कुमार भास्कर का केस पढ़ते हैं। यहाँ पे सैलरी सेविंग स्कीम को फ्लोट किया गया LIC के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट अरेंजमेंट को फॉलो किया, जहाँ पे एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किया सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कलेक्ट करेंगे प्रीमियम अपने एम्प्लॉइज से और रिमिट करेंगे सेम को बाय द मीन्स ऑफ वन चेक टू द कॉर्पोरेशन। No individual premium notice was required to be sent to any employee and furthermore कोई receipt भी नहीं देनी थी। Employer was to inform the corporation about the change in staff including the factum of cessation of any employment, अगर कोई बंदा employment छोड़ जाता है। Employees were not made about the communication जो भी LIC and employer के बीच में हुआ था। क्या बोला गया कि जो employer है, employer though not the agent of LIC, qua its regulation could be inferred that employer had an implied authority by LIC to act as an agent। तो बेसिकली यहाँ पे implied authority हुई और LIC in view of section 186 of the Indian Contract Act, तो 186 के द्वारा एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। यहाँ पे कोई रेगुलेशंस के द्वारा तो जो एम्प्लॉयर है वो एजेंट नहीं था, बट यहाँ पे इनके कंडक्ट के द्वारा इम्प्लाइड अथॉरिटी हम इन्फर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 186। अब 187 क्या बताता है कि डेफिनेशन क्या है हमारी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो क्या कहता है, एक अथॉरिटी जो कि एक्सप्रेसली दी जाती है, वर्ड्स जो कि बोले जा रहे हैं या रिटन है, हम उसको कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक अथॉरिटी जो कि इम्प्लाइडली दी जाती है, जिसको आप सर्कमस्टेंसेस से इन्फर कर सकते हो। ठीक है, दो थिंग्स स्पोकन और रिटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में मे नॉट बी अकाउंटेड सर्कमस्टेंसेस, तो उनको आप क्या कहते हो, इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक शॉप ओन करते हैं सूरत में, जो खुद से कलकत्ता में रहते हैं और कभी कभी अपनी शॉप में जो कि सूरत में है उसको विजिट करते हैं। ये शॉप को उन्होंने बी को दिया है कि भाई साहब आप मैनेज करो और आप बन जाओ मेरे एजेंट। ठीक है, ही ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम सी इन नेम ऑफ ए फॉर शॉप पर्पसेस। तो बेसिकली ए कौन हो गया, आपका प्रिंसिपल, इसने अपनी शॉप दी है बी को जो हो गया एजेंट, और ये जो बी है ये सी से इंटरैक्ट करता है थर्ड पार्टी से ऑन बिहाफ ऑफ ए। He also pays funds for the items without A having the knowledge about that। यहाँ पे B के पास implied authority है A से कि वो ऑर्डर कर सके गुड्स को फ्रॉम C इन नेम ऑफ A फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप। तो हर एक चीज के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए तो B A की परमिशन लेगा नहीं, और हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसके पास implied authority है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कांधे एंड अदर्स वर्सेस झंझान लाल एंड अदर्स का केस। क्या बोला गया कि एक अग्रीमेंट जहां पे आप इंटेंड करते हो एक परमानेंट प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग पीस बिटवीन द पार्टीज, इनका रिगार्ड होगा सेक्शन 187 से, जहां पे आप इनके राइट्स को इन्फर कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द अग्रीमेंट से और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से, और आप बोल सकते हो कि जो ये अग्रीमेंट है ये बाइंडिंग होगा प्लेंटिफ्स के बीच में जिन्होंने सूट किया है। तो बेसिकली ये बात कर रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी की कि आप कई चीजों को इन्फर कर सकते हो उनके कैरेक्टर से, उनके कंडक्ट से, सर्कमस्टेंसेस से। अब क्या समझने की बात है कि सेक्शन 188 कहता है कि किस एक्सटेंट तक एजेंट की अथॉरिटी होती है इम्प्लाइड। तो एक एजेंट की अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी एक्ट कर सके, कोई भी लॉफुल एक्ट कर सके जो कि जरूरी है उसके लिए करना। एक एजेंट की अथॉरिटी है कि वो बिजनेस में कोई भी काम कर सके, कोई भी लॉफुल चीज कर सके जो कि जरूरी है
फॉर द यूजुअल डूइंग ऑफ दैट बिजनेस या फिर यूजुअल कंडक्टिंग ऑफ दैट बिजनेस। यही बात बोली गई है हमारे सेक्शन 188 में। तो एक्सटेंट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, जो भी उसको लॉफुली करना है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसके कंडक्ट के लिए, उतनी उसकी एक्सटेंट है ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। जैसे कि ए कॉन्स्टिट्यूट करता है बी को एज हिज एजेंट, ए ने बी को अपना एजेंट बनाया कि तुम मेरा बिजनेस को रन करो ऑफ शिप बिल्डर। बी ने परचेज किया टिम्बर और बाकी मटेरियल्स को और हायर करा वर्कमैन को फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। क्या बोला गया कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है एजेंट की सिंपली इतनी जितना की जरूरी है उसको बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो इन्फर कर सकते हो आप सर्कमस्टेंसेस से, जो भी जरूरी है उसका यूजुअल ट्रेड करने के लिए, यूजुअल बिजनेस को करने के लिए, उतनी अथॉरिटी उसको हम देते हैं कि वो इस बिजनेस को रन कर सके। ठीक है, तो एजेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी डिपेंड करेगी कि किस टाइप का बिजनेस है और उसको किस टाइप की ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्ट करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। तो इट विल वेरी फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके, अब इशाक अब्दुल्ला, करीम एंड अनदर वर्सेस मदन लाल के केस में क्या हुआ, क्या बोला गया कि पर्सन जिसको एजेंट बनाया जा रहा है उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो एक्सेप्ट कर सके कोई भी कंसिडरेशन फ्रॉम द फैक्ट दैट जो एजेंट है आर्म्ड है विद द पावर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और डिस्पोज ऑफ कर सके उनको, और एजेंट एक्सेप्ट पर्टिकुलर टर्म्स ऑफर्ड। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द परचेजर इन दीज सर्कमस्टेंसेस कि वो इंक्वायर करे कि प्रिंसिपल क्या है और उसके पास क्या अथॉरिटी है, किस एक्सटेंट तक की अथॉरिटी है। तो जब आपने उसको दिखा दिया, थर्ड पार्टी को आपने दिखा दिया कि हमारा प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है और मेरे पास अथॉरिटी है, तो अब आपका जो एजेंट है उसकी अथॉरिटी को मान के चलना पड़ेगा थर्ड पार्टी को भी, और थर्ड पार्टी को जरूरी नहीं है कि वो इंक्वायरिया करे कि कितनी एक्सटेंट की इसकी अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, अब इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होगा, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में कितनी अथॉरिटी होगी हमारे एजेंट के पास। सेक्शन 189 कहता है कि एक एजेंट के पास अथॉरिटी होगी इमरजेंसी में कि वो सारे एक्ट्स कर सके फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉज, अगर वो करता ऑर्डिनरी प्रूडेंस में अपने आप को बचाने के लिए। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा होगा एक वर्ड जो मैं बहुत बार यूज करती हूँ, रीजनेबल प्रूडेंट मैन। रीजनेबल प्रूडेंट मैन कौन होता है, जो नॉर्मल आदमी होता है, जो अपने आप को बचाने के लिए जो भी एक्ट करता है, उस एजेंट के पास वो सारी अथॉरिटी होगी कि वो सारे एक्ट कर सके अपने मालिक को, अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए, जैसे कि वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में खुद को बचा। तो सेक्शन 189 बहुत ही वाइड सेक्शन दिया गया है, बहुत ही वाइड पावर दी गई है हमारे एजेंट को कि वो कोई भी एक्ट कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने मालिक को बचाने के लिए, किसी भी नुकसान से बचाने के लिए। और उसको किस तरीके का एक्ट करना है, टेस्ट क्या है, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट है जो उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ए कंसाइन करता है प्रोविजन टू बी एट कैलकाटा विद द डायरेक्शंस कि वो इसको सेंड करे इमीडिएटली टू सी एट कटक। B may sell the provisions at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling। अगर उसको ऐसा लगता है B को कि ये पेरिशेबल आइटम है, एग्जाम्पल के तरीके से मैंगोज हैं और सीजन में बहुत गर्मी है, ये खराब हो जाएंगे और ये जर्नी को नहीं झेल सकते, तो वो उनको बेच भी सकता है। उसके पास इमरजेंसी की सिचुएशन में अंडर सेक्शन 189 ये प्रोविजन है कि रीजनेबल प्रूडेंट मैन का वो टेस्ट लगा के अगर उसको लगता है कि उसके प्रिंसिपल को नुकसान हो जाएगा तो वो कोई भी एक्सटेंट तक जा सकता है और अपने प्रिंसिपल का नुकसान होने से बचा सकता है। अब क्या समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स कौन होते हैं। एक लिस्ट है आपके सामने कि ये वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट होते हैं। एक होता है जनरल एजेंट, एक होता है स्पेसिफिक एजेंट, एक होता है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के नीचे होते हैं ब्रोकर्स, फैक्टर्स, ऑक्शनर, कमीशन एजेंट, बैंकर और डेल क्रेडिट एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। ठीक है, स्पेशल एजेंट कौन होता है, जो एक सिंगल स्पेसिफिक एक्ट को करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। जनरल एजेंट कौन होता है, जो सारे एक्ट्स करता है रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि आपकी शॉप है, आपने एक बी को एम्प्लॉय करा, आपकी शॉप है दिल्ली में और आप खुद कलकत्ता में रहते हो, तो ये जो बी है ये जनरल एजेंट हो गया जो सारे काम करेगा आपकी शॉप से रिलेटेड। सब एजेंट कौन होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है एजेंट के भी द्वारा, अपने नीचे अगर उसने किसी और को
अपॉइंट कर लिया तो वो बन गया सब एजेंट। को एजेंट कौन हो गया? जो दो एजेंट साथ में काम कर रहे हैं, मतलब बी और डी को अगर हमने साथ में अपॉइंट किया है, ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो ये हो गए को एजेंट। जैसे हमारे को अक्यूज होते हैं वैसे ही हमारे को एजेंट्स होते हैं। फैक्टर कौन होता है? एक एजेंट जिसको आप रेम्यूनरेट करते हो बाय वे ऑफ कमीशन, जिसको आप क्या करते हो, कमीशन देते हो किसी भी एक्ट के लिए। वन हु लुक्स लाइक एन अपेरेंट ओनर ऑफ द थिंग्स कंसर्न, उसको हम फैक्टर कहते हैं। ब्रोकर कौन होता है? जिसका जॉब होता है कि वो क्रिएट करे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। जैसे कि फाइन एग्जाम्पल क्या है, जब आप घर खरीदने जाते हो, अब आपका ये जो ओनर है ये ए है, आप बी हो, आप दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन करा रहा है वो सी है और ये ब्रोकर है। ये क्या करता है? ये घर को खरीदने के लिए, रेंट के लिए या फिर खरीदने बेचने के लिए आपसे कमीशन लेता है, तो ये भी एजेंट कहलाता है, ब्रोकर, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। ऑक्शनर कौन होता है? जो सेल करता है चीजों को प्रिंसिपल के बिहाफ पे, इन एन ऑक्शन, वो ऑक्शनर होता है। कमीशन एजेंट कौन होता है? जो बंदा अपॉइंट किया जाता है टू बाय एंड सेल गुड्स, परचेज करता है फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, वो कमीशन एजेंट कहलाया जाता है। और डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट है, जो बंदा एक्ट करता है एज अ सेल पर्सन, ब्रोकर, गारंटर फॉर द प्रिंसिपल। तो ये बंदा सारे तरीके से एक्ट करता है, ये सेल्स पर्सन भी एक्ट करता है, ब्रोकर की तरह भी एक्ट करता है, गारंटर की तरह भी एक्ट करता है अपने प्रिंसिपल के लिए। वो जो गारंटी करता है, गारंटी देता है, जो क्रेडिट एक्सटेंड करता है बायर को, वो होता है डेल क्रेडिट एजेंट। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि इस काइंड की अथॉरिटी दी गई है इस एजेंट को, ये अपने बिहाफ पे, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर सके। तो द एजेंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये कौन से टाइप के होते हैं? जैसे आपका ऑक्शनर है, ऑक्शनर्स क्या होते हैं? जो बंदा ऑक्शनर एक एजेंट है जो बिजनेस में है कि वो चीजों को बेचेगा बाय वे ऑफ एन ऑक्शन, दैट इज ओपन सेल। जैसे जहां पे आपने देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, पेंटिंग्स की ऑक्शन होती हैं या फिर घर की ऑक्शन होती है, तो इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये चीजों को बेच पाए ओनली, एंड नॉट टू गिव एनी वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ। ही इज एन मर्केंटाइल एजेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो। तो ऑक्शनर कौन होता है? वो बंदा जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी भी चीज को बेच रहा है इन एन ओपन सेल। अगर ओनर ऑफ द गुड्स उसको पोजेशन में देता है ऑफ गुड्स, ऑल्दो द अथॉरिटी टू सेल हैज नॉट बीन कन्फर्ड इन हिम, अ बायर इन गुड फेथ फ्रॉम सच एन ऑक्शनर विल गेट अ गुड टाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। Thus he has been authorized to sell the goods only subject to a reserve price, but he sells the same to an innocent and bona fide buyer below the reserve price। तो buyer को एक अच्छा टाइटल, एक गुड टाइटल मिल जाता है in respect of the goods। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स एक तरीके का मर्केंटाइल एजेंट है जिसको इंट्रस्ट किया जाता है कुछ पोजेशन ऑफ गुड्स के साथ कि आप इनको बेच दें, आप इनको सेल करें। तो इसके पास पावर होती है कि ये गुड्स को बेच सके क्रेडिट पे और रिसीव कर सके इसका प्राइस फ्रॉम द बायर। अगर ओनर ने एक फैक्टर को पोजेशन में डाला है गुड्स के या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, बट विदाउट ऑथराइजिंग हिम टू सेल द गुड्स, सेल ऑफ द गुड्स बाय हिम विल आल्सो कन्वे अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड बायर। तो जो बोनाफाइड बायर होगा उसको अच्छा टाइटल मिल जाएगा। तो सेक्शन 171 क्या कहता है कि अ फैक्टर हैज अ राइट ऑफ जनरल लियन ओवर द गुड्स, जो कि प्रिंसिपल को बिलोंग करते हैं, जो कि उसके पोजेशन में है जब तक जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता। तो लियन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? लियन का मतलब होता है एक राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू रिटेन द गुड्स, जब तक उन गुड्स के रिलेशन में जो भी पैसा लेना देना था वो क्लियर नहीं हो जाता। बट ये जो गुड्स हैं ये किसी और को बिलोंग करते हैं, बट आपने इनको बस रिटेन किया हुआ है। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक एजेंट होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो नेगोशिएट कर सके सेल परचेज को लेके गुड्स के बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, एक थर्ड पार्टी की तरह। अनलाइक अ फैक्टर, उसके पास कोई पोजेशन नहीं होता गुड का, उसको कमीशन मिलता है जब ये ट्रांजैक्शन को मटीरियलाइज किया जाता है उसके एफर्ट से। जैसे कि हाउस ब्रोकर्स या फिर रेंट ब्रोकर्स जो होते हैं, ये एक फाइन एग्जांपल है ब्रोकर्स का। ठीक है, अब डेल क्रेडिट एजेंट्स कौन होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके पीटी में पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा नाम होता है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं हमारे एग्जामिनर्स और इसको क्वेश्चन पेपर में जरूर डालते हैं। तो जनरली फंक्शन एक एजेंट का क्या होता है? ओवर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पर्सन, वो आंसरेबल नहीं होता टू द प्रिंसिपल फॉर द फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। एक डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये एक टाइप का मर्केंटाइल एजेंट होता है जिसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है नोन एज अ डेल क्रेडिट कमीशन, और वो गारंटी करता है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पर्सन। अब पढ़ते हैं कि बैंकर एजेंट कौन होता है। ये एजेंट होता है जो कस्टमर के बिहाफ पे एक्ट करता है। तो ये कस्टमर के बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करता है, ड्राफ्ट्स को, बिल्स को, या बाय करता है, दैट टू ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर्स। इसके पास भी एक जनरल लियन का राइट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट। ठीक है। अब हमने जब पढ़ना है, हमने टाइप्स ऑफ एजेंट्स पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसी अथॉरिटी क्या होती है। तो एक होती है एक्चुअल अथॉरिटी, जहां पे रियल पावर आपका प्रिंसिपल देता है एजेंट को कि तू मेरे बिहाफ पे काम कर। एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो कि अंडरस्टूड होती है फ्रॉम द कंडक्ट या फिर इम्प्लाइड सर्कमस्टेंसेस से जो चीज समझी जाती है। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, जहां पे आप ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, डायरेक्शन देते हो, प्रिंसिपल डायरेक्टली बोलता है एजेंट को कि तुझे मेरे बिहाफ पे ये काम करना होगा। एक होती है एपरेंट अथॉरिटी, जो कि एग्जिस्ट करती है व्हेन अ प्रिंसिपल हैज समहाउ लेट अ थर्ड पार्टी टू बिलीव कि यहाँ पे एक नॉन एजेंट इज एन एजेंट। जैसे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल हो गया, यहाँ पे एक एपरेंट अथॉरिटी हो रही है जब आपका प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को ये शो कर रहा है कि ये बंदा मेरा एजेंट है, जबकि वो एजेंट नहीं था। तो यहाँ पे एक एपरेंट अथॉरिटी शो करी जाती है। तो अथॉरिटी दोनों टाइप की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी सेक्शन 187 के अंदर क्या है, जिसको आप वर्ड्स के द्वारा बोल रहे हो या रिटन में दे रहे हो, वो हो गई आपकी एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी कौन सी होती है, जो इन्फर करी जा सकती है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से। तो जब काम करते हुए प्रिंसिपल एजेंट एक लीगल एक्शन करते हैं, एजेंट कोई भी लॉफुल चीज करता है जो कि जरूरी है उसको काम करने के लिए, ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, ड्यूरिंग द नेचर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसके लिए जरूरी है, वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी चार तरीके की हो सकती है। इंसिडेंटल अथॉरिटी, जहां पे डूइंग समथिंग दैट इज इंसिडेंटल टू द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सप्रेस अथॉरिटी। आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी हुई थी किसी चीज को लेके, बट उसी के साथ इंसिडेंटल है कि कोई और काम भी करना है, तो हम बोलेंगे ये इंसिडेंटल अथॉरिटी है। यूजुअल अथॉरिटी क्या हो गई, जो कि यूजुअली करी जाती है, जो कि बंदा इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, तो वो जो यूजुअल कोर्स ऑफ नेचर में काम करता है, वो हो गई आपकी यूजुअल अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी कौन सी हो गई, जो कि प्री एस्टैब्लिश्ड है हमारे कस्टम्स के द्वारा, जो कि एक प्लेस में जो एजेंट काम कर रहा है उसमें है। सर्कमस्टेंशियल अथॉरिटी कौन सी हो गई, जो कि सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। अब इलस्ट्रेशन लेते हैं। अमन जो है एक शॉप को ओन करते हैं भोपाल में, बट वो खुद से नागपुर में रहते हैं। उन्होंने जॉन को बोला कि तुम डील करो इस शॉप को लेके एंड बाय करो गुड्स फ्रॉम द पर्सन नेम्ड राम विद अमन्स नॉलेज। इस केस में जॉन के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो अमन से गुड्स खरीद भी सकता है और उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। सोहम एम्प्लॉयड बाय अभय हु इज शिप बिल्डर टू बिल्ड अ शिप फॉर हिम। तो सोहम हो गया हमारा प्रिंसिपल, इसने अभय को एज एन एजेंट रखा कि तुम मेरे लिए शिप बिल्डिंग का काम करो। अभय लीगली बाय कर सकता है जो भी चीजें जरूरी हैं उसके लिए, तो यहाँ पे भी उसको सर्कमस्टेंशियल अथॉरिटी हो गई। अब एक केस पढ़ते हैं जहां पे हम अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट की बात करेंगे। चेयरमैन LIC वर्सेस राजीव कुमार भास्कर। इस केस में क्या हुआ, सैलरी सेविंग स्कीम के हिसाब से LIC ने एम्प्लॉयर वाज सपोज्ड टू डिडक्ट प्रीमियम फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी और डिपॉजिट करना था उसको LIC को। अपॉन डेथ ऑफ द एम्प्लॉय क्या पता चला बाय हिज हियर्स दैट एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया था इन डूइंग सो, और ये पॉलिसी जो थी वो लैप्स कर गई थी। तो क्या बोला गया, यहाँ पे अथॉरिटी थी ऑफ एन एजेंट, और जब उस अथॉरिटी का पालन नहीं हुआ तो उस जो पॉलिसी थी वो लैप्स हो गई और इसी के कारण नुकसान हो गया। एंड यहाँ पे जो बंदा है, जो एजेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा फॉर हिज इलीगल एक्ट्स। ठीक है। अब बात करते हैं एजेंसी का रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जनरली कोई भी एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता जब हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं, एक्सेप्ट उस केस में जहां पे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आपने सैंक्शन दिया है दैट ईदर ऑफ देम वुड डू सर्टेन एक्ट्स या ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। यहाँ पे जो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है वो एग्जिस्टेंस में आता है थ्रू टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप अपॉइंटमेंट करते हो या फिर आप रैटिफिकेशन करते हो। तो इन दो तरीके से एजेंसी हो सकती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में।
अ हस्बैंड इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसेसरीज टू द वाइफ, जब वो लोग दूर रह रहे हैं एक दूसरे से ड्यू टू द हस्बैंड फॉल, यहाँ पे एक रिजल्ट ऑफ एजेंसी आ जाती है एज अ नेसेसिटी। तो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी आ जाती है जहाँ पे वाइफ कैन यूज हर हस्बैंड क्रेडिट कार्ड, कोई भी अगर उसको नेसेसरी की जरूरत है उसकी नॉर्मल लेने में। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो बीवी है वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के कारण ही अलग हुई है, कोई भी रीजन नहीं है, तो हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो उसकी नेसेसरीज को सप्लाई करे, और यहाँ पे एजेंसी ऑफ नेसेसिटी विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा एजेंसी का कॉन्सेप्ट जो कि सेक्शन 182 से हमने शुरू किया, और हमने क्या पढ़ा कि एजेंसी में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन सी? प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। प्रिंसिपल और एजेंट कौन होता है, ये भी हमारे सेक्शन 182 ने कहा कि जो प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी देता है, किसको देता है? एजेंट को, कि तू मेरे बिहाफ पे कोई काम कर, मेरे बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर, वो होता है प्रिंसिपल, और जो बंदा उसके बिहाफ पे काम करता है वो होता है एजेंट। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा? जब आपने प्रिंसिपल और एजेंसी पढ़ी तो आपने ये देखा कि ये लोग जो एजेंट है ये थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये प्रिंसिपल जो है ये इसके लिए बाउंड होता है। क्या समझने की बात थी कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, और जो आपका प्रिंसिपल है और एजेंट है ये लोग ऐसे होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 के अंदर जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ये वो होने चाहिए। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी जब हम बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है अपनी एजेंसी देता है, अपनी अथॉरिटी देता है एजेंट को थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये जो अथॉरिटी है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 184 के आपने पढ़ा कि एजेंट कौन हो सकता है, हु कैन बी एन एजेंट, ये सेक्शन 184 में पढ़ा, और कौन एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है ये सेक्शन 183 में पढ़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे हो सकती है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी आपकी एक्सप्रेस अथॉरिटी के थ्रू हो सकती है जहां पे आप उस बंदे को अपॉइंट कर रहे हो। आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के थ्रू हो सकती है जहां पे आपके नीचे आ जाते हैं उसके 3 और कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि नेसेसिटी के द्वारा है। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज नेसेसिटी के द्वारा है और वो बंदा अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए कोई एक्ट करता है तो वहां पे हम बोलेंगे कि नेसेसिटी के द्वारा एजेंसी क्रिएट हो गई। या फिर एस्टॉपल के द्वारा है जहां पे आपने थर्ड पर्सन को दिखाया कि ये मेरा एजेंट है बट एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हो गई। या फिर बाय होल्डिंग आउट है तो यहाँ पे भी आपकी एजेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, या फिर कौन सा और तरीका था? बाय रैटिफिकेशन। बेसिकली किसी ने कोई काम किया और वो आपका एजेंट नहीं था बट आपने बाद में जाके उसको रैटिफाई कर दिया, आपने उसको अग्री कर दिया, तो वो भी हो गया एजेंसी के द्वारा क्रिएशन ऑफ एजेंसी या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। तो डायरेक्ट एजेंसी हो सकती है जो हमारी एक्सप्रेस अथॉरिटी के द्वारा होती है, इम्प्लाइड हो सकती है जो नेसेसिटी के द्वारा होती है, एस्टॉपल के द्वारा होती है, या रैटिफिकेशन के द्वारा भी हो सकती है। तो क्या पढ़ा इसके बाद हमने कि सेक्शन 183 क्या कहता है? सेक्शन 183 ये कहता है कि कौन सा बंदा है जो प्रिंसिपल हो सकता है। तो प्रिंसिपल को भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है जब वो किसी को अपना एजेंट बना रहा है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा 184 में कि एजेंट को भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 185 में कि कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है जब हम एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो नो कंसिडरेशन इज नीडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और हमने एडमसन वर्सेस जार्विस का केस पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेक्शन 186 में जो आपकी अथॉरिटी है वो आप एक्सप्रेस भी दे सकते हो और इम्प्लाइड भी दे सकते हो, जहां पे हमने LIC और भास्कर वाला, राजीव कुमार भास्कर वाला हमने केस पढ़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 187 में आपने डेफिनेशन पढ़ी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की, और हमने इलस्ट्रेशंस करे और कांधे एंड अदर्स वर्सेस झंझन लाल वाला केस पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि 188 में एक्सटेंट क्या होता है आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी का। तो इन्होंने बोला वही एक्सटेंट होता है जो कि जरूरी है आपकी नॉर्मल बिजनेस के फंक्शनिंग में, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में वही एक्सटेंट होता है। 189 में हमने क्या पढ़ा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी एजेंसी की, आपका जो एजेंट है उसकी क्या अथॉरिटी होती है? वही होती है जो रीजनेबल प्रूडेंट मैन की होती है।
इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़ा, जहां पे हमने जनरल एजेंट पढ़ा, हमने स्पेसिफिक एजेंट पढ़ा और हमने मर्केंटाइल एजेंट पढ़ा। मर्केंटाइल एजेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ब्रोकर पढ़ा, डेल क्रेडिट एजेंट पढ़ा, फैक्टर पढ़ा, ऑक्शनर पढ़ा, कमीशन एजेंट पढ़ा और बैंकर पढ़े। तो ये सब कुछ कवर करके हमने टाइप्स ऑफ एजेंट को भी खत्म कर दिया। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एजेंसी अथॉरिटी क्या क्या होती है। एक होती है एक्चुअल अथॉरिटी जो आप डेलीगेट कर रहे हो, दूसरी होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कि आपके कंडक्ट के द्वारा समझ आ रही है, तीसरी होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी जो आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट के थ्रू आप उसको दे रहे हो, और चौथी होती है एपरेंट अथॉरिटी जो कि कंडक्ट के द्वारा आपकी समझ आ रही है, या फिर वो होती है स्टॉपल वाली जो कि एक्चुअली में होती नहीं है बट आप सामने वाले को दिखाते हो, तो वो रैटिफिकेशन के थ्रू भी हो सकती है, स्टॉपल के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था एजेंसी का उसको आज खत्म कर लिया। ठीक है, और एजेंसी का हम लोगों ने सेक्शन 182 से 189 को कवर कर लिया। अब कल के सेशन में हम लोग सब एजेंट्स को कवर करेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे 190 से लेके 195 तक के सेक्शंस, और हम लोग सब एजेंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एजेंसी के कॉन्सेप्ट को, इन तीन पार्टीज को, कौन सी पार्टीज, प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप लोगों को इसकी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इलस्ट्रेशंस को आपको पता होना चाहिए। इलस्ट्रेशंस बहुत हेल्प करते हैं हमारे आंसर को मजबूत करने के लिए, ये हमारे आंसर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और एग्जामिनर को पता चलता है कि हमारे को बेसिस जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है फाउंडेशन बैच। वहां जाके आपको आईसीए सिलेक्ट करना है और आपको क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो और आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल डाउनलोड कर लिया होगा, ज्वाइन कर लिया होगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे लॉ वाला की तरफ से। तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है 182 से 189 तक का, ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें इस लेक्चर के थ्रू, एंड इसके बाद हम लोग सब एजेंट्स को कवर करेंगे और ऐसे ही करते करते सब एजेंट्स, रैटिफिकेशन, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, एजेंट्स की ड्यूटी क्या होती है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या होती है टुवर्ड्स एजेंट, और इफेक्ट क्या होता है एजेंसी का जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक थर्ड पार्टी के साथ, और इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या होती है, इन सबको हम कवर करेंगे और हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करेंगे। आपको एक और चीज जो ध्यान रखनी है, चैप्टर नंबर 11 जो कि पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 239 से लेके 266 तक भी रिपील कर लिया गया है और वो अपने आप में एक अलग एक्ट बन गया है, पार्टनरशिप एक्ट। तो हम लोग आज यहाँ तक कवर करेंगे और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको खत्म करेंगे। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स कौन सी हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और उनको ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी अपने इन लेक्चर्स के माध्यम से कर चुके हैं, बट एक ब्रीफ राउंड अप करेंगे जहाँ पे हम लोग अपनी जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ, जिससे कि आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिलता रहे, खुश रहें और अच्छे से अपना जो लीगल करियर है उसको बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।